पारुल और संगीता देवरानी जेठानी थी। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। फर्क बस इतना था कि पारुल का काफी बड़ा घर था। उसका पति अच्छा खासा बिजनेस करता था, वहीं बेचारी जेठानी का पति बाजार में ठेला लगाता था। एक रोज जब संगीता अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उसको देख उसकी देवरानी ने कहा, ओफो जेठानी जी, आप कब तक इस झाड़ू को घिसती रहेंगी? इसे देखकर तो लग रहा है आपने 2 साल पहले जो धनतेरस पर झाड़ू खरीदा था ये वही है। बस भी करो, अब एक नया झाड़ू तो खरीद लो। मैं तो हर महीने नया झाड़ू लेती हूँ। नहीं देवरानी जी, ये झाड़ू अभी कुछ समय और चल जाएगा। तभी संगीता की बेटी अपनी स्कूल की फटी हुई स्कर्ट लेकर आती है। माँ देखो ना, मेरी ये स्कर्ट में छेद हो गया है, मुझे नई स्कर्ट दिलवाओ ना। अरे नहीं बेटी, ये तो सिल जाएगा, उसके लिए नया क्या लेना, मैं खुद इसकी सिलाई कर दूंगी। ओफो, क्या जेठानी जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। मेरी बेटी की स्कर्ट में ना के बराबर छेद है, फिर भी मैं उसे पूरी नई स्कर्ट दिलवाने जा रही हूँ, जबकि अभी ये 2 महीने पहले ही ली है। अरे इसी बहाने खुद की भी शॉपिंग हो जाएगी। आप भी ना खुद भी कंजूसी में रहती हैं और अपनी बेटी को भी वैसे ही रखती हैं। माँ चलो ना, शॉपिंग पर लेट हो रहा है और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे पिज्जा भी खिलाएंगी। पिज्जा का नाम सुनकर अनु के मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ रिया डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें बढ़िया से मॉल में ले जाऊंगी। वो दोनों शॉपिंग पर चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दोनों देवरानी जेठानी एक ही दुकान पर चूड़ी खरीदने के लिए पहुंचती हैं। नहीं नहीं भैया, ये सस्ती सी चूड़ियां ये मुझे पसंद नहीं आ रही, ना ये मेरे लेवल की है। आप तो मुझे कोई महंगी चूड़ियां दिखा दीजिए। हाँ जी मैडम, हमारे पास तो बहुत अच्छी कलेक्शन रखी है। वैसे बहन जी आप भी बता दीजिए, आपको कितनी रेंज तक की चूड़ियां दिखानी है? भैया मुझे तो सबसे सस्ती वाली दिखाइए। आप मुझे ये 20 रुपए दर्जन वाली कांच की चूड़ी दिखा दीजिए। ओफो जेठानी जी, कभी तो ये कंजूसी छोड़िए, इतनी बचत भी सही नहीं है। कभी तो थोड़े पैसे खुद के लिए खर्च कर ही लेने चाहिए। हम गरीबों के लिए 1-1 रुपया भी बड़ा कीमती होता है, और फिर इतनी महंगी चूड़ियां लेना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी इन सस्ती चूड़ियों से ही खुश हूँ, और अभी मैं 2 पैसे बचा लूंगी तो आने वाले समय में वो मेरे काम ही आएंगे। अब देवरानी महंगी चूड़ियां तो जेठानी सस्ती चूड़ियां खरीद लेती है। एक रोज अनु अपनी माँ से, माँ मैडम ने कहा है इस बार हमें किताबें स्कूल से नहीं मिलेंगी बल्कि बाहर से लेनी होंगी। पूरे 1000 रुपए की किताबें हैं। क्या, इतनी महंगी? कोई बात नहीं माँ, मैं तो किसी से मांग कर पढ़ लिया करूंगी। नहीं मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई को लेकर हम समझौता नहीं कर सकते। तेरा बाप तुझे नई किताब तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन पुरानी किताब हम आधे रेट में तो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ऐसी एक दुकान तो जानती हूँ। माँ बाबा हम इतने गरीब क्यों हैं? आप चाची को ही देख लो, वो कितने पैसे उड़ाती हैं। हम उनकी तरह अमीर क्यों नहीं हैं? बेटी, भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। हम गरीबों को पैसे बड़े सोच समझ कर खर्च करने होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे जाकर खूब पढ़े लिखे। लेकिन बेटी तू पढ़ लिख कर कितनी भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन शॉपिंग पर ज्यादा फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं। ठीक है माँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं बड़ी होकर खूब पैसे कमाऊंगी और आपको भी शॉपिंग करवाऊंगी, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। संगीता अनु को हमेशा बचत करना सिखाती, तो वहीं पारुल अपनी बेटी को कभी अच्छी सीख नहीं देती। ऐसे ही एक रोज, अरे रिया, तू क्यों ये प्रोजेक्ट बनाकर बेकार की मेहनत कर रही है? मैं अभी स्टेशनरी से तेरे लिए बना बनाया प्रोजेक्ट खरीद लाती हूँ। हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। आप तो बेस्ट माँ हो। मुझे लगा मैं आपसे ऐसा बोलती तो आप मुझे डांटती। इसमें डांटने वाली क्या बात है? जब पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं? अब पारुल अपनी बेटी के लिए बाहर से प्रोजेक्ट खरीद कर स्कूल में जमा करवा देती है, लेकिन इन सब से अब रिया की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे नहीं खाना ये बोर खाना, आप ऐसा करो मेरे लिए बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। बेटा, तेरे पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं, वो मुझे इसके लिए खूब सुनाएंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम सब्जी लेने के बहाने मार्केट जाते हैं और वहीं से कुछ खाकर आ जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है। अब वो दोनों बाहर चली जाती हैं। उधर संगीता के घर का राशन भी खत्म हो जाता है और वो राशन लेने बाहर जाती है। माँ, आप मेरे लिए ये एक बिस्किट का पैकेट ले लो ना, और थोड़ी सी नमकीन भी। अरे नहीं बेटी, इतने में तो चाय पत्ती का एक पैकेट आ जाएगा। अब अपनी बेटी का मन मारकर वो चाय पत्ती ले लेती है।
संगीता को खुद बहुत बुरा लगता है कि हर बार उसे अपनी बेटी का मन मारना पड़ता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। अनु जहाँ पढ़ने लिखने में अच्छी थी तो वहीं रिया बस नाइट पार्टीज, डिस्को और रेस्टोरेंट में ही पैसे फूंकती। एक रोज, रिया बेटी, तुम कल सारी रात कहाँ थी? और ये ऐसी क्या शॉपिंग कर ली तुमने कि मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट ही खत्म हो गई? डैड, वो क्या है ना, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो उसको वो पार्टी मैंने ही थ्रो की थी और फिर मैंने कुछ शॉपिंग की थी इसलिए वो लिमिट खत्म हो गई। क्या इतनी शॉपिंग कर ली तूने? हाँ तो माँ, इतनी शॉपिंग करना मैंने आपसे ही तो सीखा है, इसलिए आप तो हिसाब रहने ही दो। यह हिसाब मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं पैसे कमाता हूं, ना कि तुम और तुम्हारी माँ। आज से तुम दोनों को पैसे देना बंद। और रिया, अगर तुम्हें किसी की नकल करनी है तो अपनी ताई जी की बेटी अनु की करो, जो पढ़ लिख कर वकील बनने वाली है। और एक तुम हो जो बस सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। ओफो, बच्ची है ये अभी, यही तो इसके खेलने कूदने के दिन है। अभी ऐश नहीं करेगी तो कब करेगी? पारुल लगातार अपनी बेटी की गलत आदतों को बढ़ावा दे रही थी, जिससे वो नशे की लत में भी पड़ जाती है। तो वहीं अनु पढ़ लिखकर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बेटी का भविष्य उसकी वजह से खराब हो गया। तो वहीं संगीता एक एक पैसे जोड़कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब अनु खूब पैसे कमाती है और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवाती है। सुनिए ना, अब राहुल के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। अब वो कमाता भी है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। तुम ठीक कहती हो पायल, लेकिन सच कहूं तो मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं, तो ये काम मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? माँ बाबा के जाने के बाद जब तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से संभाल ली, तो फिर ये क्यों नहीं? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। और वैसे भी हम दोनों ने सारा दिन काम के चक्कर में बाहर ही रहना है, घर पर तो आपको ही रहना है ना उसके साथ, तो आप खुद ही ढूंढो अपनी देवरानी। ये है पायल, जिसके सास ससुर की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। पायल गरीब घर से थी और समझदार भी थी। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। अपने देवर और पति की बात सुनने के बाद अगले दिन से ही पायल अपने देवर के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे एक लड़की भी समझ में नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इसी दौरान राहुल को एक अमीर घर की लड़की रिया मिलती है, जिससे दोस्ती के कुछ दिन बाद ही दोनों में प्यार हो जाता है और फिर राहुल उसे सबसे मिलवाता है। पायल और प्रवेश रिया के घर वालों से मिलते हैं, जहां शुरू में तो वो इस शादी के लिए मना करते हैं क्योंकि राहुल बड़े घर का लड़का नहीं था, लेकिन फिर रिया की मर्जी के आगे उन सबको झुकना ही पड़ता है और वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। फिर एक रोज पायल की पड़ोसन सरला मौसी वहां आती है। सरला की आदत थी, वो अक्सर लोगों के घरों में फूट डलवाती थी और मजे लेती थी। उस रोज भी उसने ऐसा ही किया। देख पायल, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका। इतिहास गवाह है, जेठानी और देवरानी कभी बहनों जैसी नहीं रह सकती। वो नए जमाने की लड़की है, तो जाहिर है तुझसे तो तेज तर्रार ही होगी ना। तो एक बात समझ ले, तूने अगर जरा भी ढील दी ना तो बस घर की डोर खिंच जाएगी तेरे हाथ से। रिया अमीर घर से थी, इसलिए उसकी शादी बड़े धूमधाम से होती है और वो अपने साथ खूब सामान भी लाती है। वाह, नई बहू तो कितने पैसे वाली घर से आई है। ये तो अपने साथ कितना दहेज लाई है। लेकिन जब बेचारी पायल आई थी, 2 जोड़ी कपड़े में ही आ गई थी। ये सब सुनकर पायल को अपनी देवरानी से जलन होने लगती है। शादी के बाद पायल उसे रहने के लिए ऊपर बना हुआ नया कमरा देती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे नीचे का घर पुराना लगने लगता है और वो अपने पति से कहकर उस नए कमरे में शिफ्ट होने की बात करती है। होंगे वो अमीर घर से, लेकिन मेरे बाबा भी गांव के सरपंच हैं। हाँ, गरीब है लेकिन इज्जत वाले हैं, और मैं उससे पहले इस घर में आई हूँ, इसलिए ऊपर वाले नए कमरे में तो मैं ही रहूंगी। रिया अमीर घर से थी लेकिन समझदार थी, इसलिए वो चुपचाप अपना ऊपर का कमरा अपनी जेठानी को दे देती है और खुद नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर, भाभी आपने ये छत का दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? मुझे कपड़े सुखाने ऊपर। क्यों? ऊपर क्यों सुखाने? नीचे भी तो जगह है ना, और वैसे भी ये हमारा पोर्शन है, तो हमें भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है ना। रिया ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे पायल का बर्ताव और उसकी हरकतें खटकने लगी। और फिर एक दिन, बस अब बहुत हो गया भाभी, और ये सब क्यों कर रही हैं? आपको मुझसे परेशानी क्या है? परेशानी मुझे क्यों होगी? हाँ, क्योंकि आप मुझे हर समय परेशान करती हो। मेरे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? मुझे और भी काम होते हैं, समझी ना।
भाभी अगर आपके मन में कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं, पर ऐसे एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सच में। रिया की बात का पायल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसे इग्नोर करके वहां से चली गई। अब तो रिया ने भी ठान लिया था कि वो भी अपनी जेठानी से वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो उसके साथ कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि आए दिन दोनों में बिना बात के खटपट होने लगी। उनकी इस तरह की लड़ाइयों से प्रवेश और राहुल भी परेशान हो गए। फिर एक दिन जब भरी दोपहर में पायल सब्जियां और राशन लेकर घर आई तो कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी रिया ने घर का दरवाजा नहीं खोला। गर्मी से बेहाल पायल का पारा और चढ़ने लगा। रिया, ओ रिया, अरे कहाँ मर गई? उफ, अरे दरवाजा खोल जल्दी से। भाभी अभी 15 मिनट और लगेंगे, वो मैं बाथरूम में हूं ना इसलिए। रिया ने झूठ बोला था। वो ये सब पायल को सबक सिखाने के लिए कर रही थी। उधर तेज धूप में खड़ी पायल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और फिर जब काफी देर बाद रिया ने दरवाजा खोला तो पायल ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजा उस दिन देवरानी जेठानी के बीच इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने अब एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। कई महीने ऐसे ही बीत गए और फिर आया बारिश का मौसम। ओहो, ये बारिश कभी भी आ जाती है। उफ, मेरे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे थे। तेज बारिश में रिया के सारे कपड़े भीग गए थे और ये देखकर पायल बस हंसे जा रही थी। और ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने पायल से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने भीगे कपड़े लेकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। ओहो, ऊपर जाते हुए बेलन मेरे हाथ में था, लगता है ऊपर छत पर ही छोड़ाई, जाकर लाना पड़ेगा। बस महारानी ने फिर से छत का दरवाजा न लॉक कर लिया हो। रिया फौरन वापस छत पर गई तो दरवाजा खुला हुआ था। वो जैसे ही अपना बेलन लेकर वापस मुड़ी तो उसने देखा कि पायल तेज बारिश में भीगते हुए अपने कमरे की छत पर चढ़कर ईंटों के सहारे पन्नी लगा रही थी। अब हंसने की बारी रिया की थी और रिया ने इस मौके को जाने भी नहीं दिया। वो खूब हंसी और पायल भी खूब चिढ़ी। फिर रिया वापस नीचे आ गई, लेकिन जब कई घंटों तक बारिश नहीं रुकी और पायल के कमरे में लगातार पानी टपकता ही रहा तो रिया को पायल के लिए बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर उसने ऊपर आकर पायल से कहा, भाभी अब बस करो, कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी, मैं चाय बना देती हूँ। रिया की बात सुनकर पायल हैरान थी, लेकिन सच तो यही था कि वो भी पानी सींच कर परेशान हो चुकी थी। वो फौरन कपड़े बदल कर नीचे गई तो रिया ने उसे गर्मा गर्म चाय पकड़ा दी। दोनों साथ बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन आपस में कुछ बोल नहीं रही थी। तभी राहुल और प्रवेश भी घर आ गए। वो दोनों रिया और पायल को एक साथ चाय पीते देख हैरान भी थे और खुश भी। दूसरी तरफ बारिश लगातार हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि रात के वक्त पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ गई और नीचे होने की वजह से रिया और राहुल के कमरे में रात के वक्त पानी भरने लगा। रिया, राहुल, ऊपर आ जाओ, जल्दी करो, नीचे पानी बढ़ रहा है। राहुल और रिया कुछ संकोच के साथ ऊपर चले आए। फिर पूरे 2 दिनों तक रिया और राहुल ऊपर वाले कमरे में पायल और प्रवेश के साथ ही रहे। ये पहली बार था जब रिया और पायल एक साथ रहे थे और पहली बार ही उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिला था। बातों ही बातों में पता चला कि असल में सरला मौसी तो रिया को भी पायल के खिलाफ भड़का रही थी। अब जाकर पायल को अपनी गलती समझ आई। फिर एक दिन, अब अरे तुम दोनों एक साथ? हाँ मौसी, क्यों? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये लो मौसी, प्रसाद खाओ। हम दोनों साथ में मंदिर गए थे। सच में माता रानी ने हमारी आंखें खोल दी। सिर्फ आंखें नहीं, माता रानी ने तो हमारे कान भी खोल दिए ना भाभी। रिया की इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन सामने खड़ी सरला की सूरत बस देखने लायक थी।